Very good afternoon, Namaskar friends, and today we are going to discuss about Emil Durkheim's theory of social fact or you can say concept of social fact. न, मित्रों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है उसके ऊपर। तो सामाजिक तथ्य क्या है? सबसे पहले इसको जानने से पहले ये जरूरी है कि आप ये जान लें कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा को एमिल डर्कहाइम ने अपनी किताब द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड 1895 में दिया था। अब जो है आप ये समझ लीजिए कि ये है क्या, सोशल फैक्ट है क्या। सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य जिसे हिंदी में कहते हैं आपके कार्य करने का तरीका, वे ऑफ एक्टिंग, वे ऑफ फीलिंग, ठीक है, एंड वे ऑफ थिंकिंग। आपका वे ऑफ एक्टिंग, वे ऑफ फीलिंग, वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा या अधिक मात्रा में सामाजिक है तो समझ लीजिए ये क्या है, सामाजिक तथ्य है। यही क्या है, सामाजिक तथ्य। आप कोई भी कार्य करते हैं, जिस प्रकार से आप सोचते हैं और जिस प्रकार से महसूस करते हैं, आप समाज को ध्यान में रखकर करते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो समाज को आप ध्यान में जरूर रखते हैं। व्हाट सोसाइटी विल थिंक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, समाज उसके बारे में क्या सोचेगा जो मैं कर रहा हूं, समाज का क्या रिएक्शन होगा मैं जो करने जा रहा हूं। तो यहां तक कि आप जो सोचते हैं और जो फील करते हैं, दीज आल्सो आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। ये सब चीजें समाज के द्वारा प्रभावित होती हैं, समाज आपको प्रभावित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं ये सामाजिक तथ्य कैसे बन जाते हैं। समाज में कोई भी कार्य करने का तरीका, कोई भी सोच, कोई भी बिलीफ, कोई भी वैल्यू जो आती है वो सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कारण आती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, समाजशास्त्र से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कॉन्सेप्ट किसने दी है। तो याद रखिएगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कॉन्सेप्ट जो है एमिल डर्कहाइम ने दी है। हिंदी में बोलते हैं सामूहिक चेतना। अब जो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यही आगे चलकर क्या बन जाता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में कहें तो सामूहिक प्रतिनिधान। मतलब जो सामूहिक चेतना हर व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में घर कर गई है, इसे ही क्या कह दिया गया है, आगे चलकर जब ये मूर्त रूप ले लेगी तो यही बन जाता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक हम पत्थर लेते हैं और उसमें पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो ये लोगों का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है कि उसको उस पत्थर जो है, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है तो हम उसको महादेव की संज्ञा देने लगते हैं और वहाँ पे हाथ जोड़ते हैं, श्रद्धा भाव से सर झुकाते हैं। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है फिर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में जाकर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो तथ्य हैं सोशल फैक्ट कहे जाएंगे, सामाजिक तथ्य कहे जाएंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये जो हैं सोशल फैक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गई, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और तीसरा सोशल फैक्ट। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। सोशल फैक्ट को दो भागों में बांट देते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक है नॉर्मल सोशलॉजिकल फैक्ट और दूसरा है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशलॉजिकल फैक्ट जो है, नॉर्मल सोशलॉजिकल फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं सामान्य सामाजिक तथ्य। नॉर्मल सोशल फैक्ट या सोशलॉजिकल फैक्ट, सामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य ऐसे सामाजिक तथ्यों को कहा जाता है, ऐसी घटनाएं, ऐसे विचार जो कि समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, इसे सामान्य सामाजिक तथ्य या नॉर्मल सोशल फैक्ट कहा जाता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट।
व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य ऐसे सामाजिक तथ्यों को कहा जाता है, ऐसी घटनाएं जिसमें अचानक बेहताशा बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है या बहुत अधिक कमी हो जाती है, तो ऐसे सामाजिक तथ्यों को व्याधिकीय सामाजिक तथ्य या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें भारत में अपराध की दर यदि सामान्य रूप से बढ़ती जा रही है, तो ये सोशल फैक्ट, नॉर्मल सोशल फैक्ट है, क्योंकि डर्कहाइम कहता है कि समाज में, किसी भी समाज में कुछ अपराध तो होंगे ही, लेकिन यदि अचानक उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, तो इसे कहा जाएगा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल फैक्ट की। मैं आपको 4-5 बता दूंगा, लेकिन दो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। पहला है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी मतलब बाह्यता, एक्सटर्नल से बना है एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नल से बना है एक्सटर्नैलिटी, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्यता। बाह्यता का मतलब ये है कि जो सामाजिक तथ्य है व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर की चीज़ है, व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर की चीज़ है। मैंने आपको जब द थ्योरी ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर बताया था, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था सुई जेनेरेसिस, SUIGENERESIS, सुई जेनेरेसिस। इसका मतलब ये था कि समाज अपने आप में यूनिक है और समाज का निर्माण जो है व्यक्तियों से नहीं हुआ है, बल्कि समाज स्वतंत्र है, ऐसा माना गया है। चलिए तो आगे देखते हैं हम, ये है क्या, एक्सटर्नैलिटी है क्या। आपका इंडिविजुअल थॉट कुछ भी हो सकता है, किसी विषय पर आपका इंडिविजुअल थॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोशल थॉट सोसाइटी के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है। सोशल थॉट सोसाइटी के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है, सोसाइटी के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है, और आप उसी के अनुसार बिहेव करते हैं। जैसे समाज ने डिसाइड किया हुआ है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही विवाह संपन्न किया जाना चाहिए, और हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का ज़्यादा प्रचलन है, तो मेरे ख्याल से 80% लोग अभी भी अरेंज मैरिज करते हैं। क्यों? भले ही उनका मन रहता है लव मैरिज करने का, लव तो कर लेते हैं लेकिन लव मैरिज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नैलिटी है, बाह्यता है, वो उन्हें जो है प्रेरित करती है कि आप समाज के अनुसार काम करें, क्योंकि उनके मस्तिष्क से अलग चीज़ होती है क्या, सामाजिक व्यवस्था। समाज का जो मस्तिष्क है व्यक्ति के मस्तिष्क से भिन्न होता है। क्लियर है? तो यह बाह्यता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका मन नहीं होता है करने का, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है, मतलब व्यक्ति के मस्तिष्क से बाह्य चीज़ है। ठीक है, सामाजिक तथ्य, बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। चलिए दूसरा है बाध्यता। सामाजिक तथ्य की जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है बाध्यता। बाह्यता और बाध्यता दो यही मेन हैं जो कि एमिल डर्कहाइम ने बताई है। बाकी इसके अलावा हम बहुत सारी विशेषता अपने से बना सकते हैं, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैंने बताया एक्सटर्नैलिटी, बाह्यता, और दूसरा अभी बताने जा रहा हूँ बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट, स्पेलिंग है CONSTRAINT, कॉन्स्ट्रेंट। बाध्यता का मतलब होता है यू आर कंपेल्ड टू ओबे द सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य को मानने के लिए आप कंपेल्ड हैं। यू गो टू द रेलवे स्टेशन, and you have to stand in the queue to take the ticket. आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आपको टिकट पाने के लिए, टिकट लेने के लिए, टिकट खरीदने के लिए
क्यू में, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये क्या है? ये सामाजिक तथ्य है और ये बाध्यता है, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से नियम आ जाएगा कि आप लाइन को तोड़ते हुए खड़े हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक तथ्य हैं जिसमें बाह्यता और बाध्यता दो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बाह्यता क्या है, बाध्यता क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ। व्यक्ति के मस्तिष्क से बाहर की चीज़ बाह्यता, और बाध्यता मतलब उन सामाजिक तथ्यों को मानने के लिए आप मजबूर हैं। और तीसरी एक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंसी। सामाजिक तथ्य इंडिपेंडेंस हैं, स्वतंत्र हैं, है ना, किसी के गुलाम नहीं हैं। व्यक्ति इनको अपने आप वश में नहीं कर सकता है क्योंकि ये सामाजिक चीज़ है, स्वतंत्र हैं ये। ठीक है, व्यक्ति का नहीं है ये समाज का है। किसी का है नहीं ये समाज का है, ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति का नहीं है ये सामाजिक तथ्य, इसको समाज ने बनाया है। व्यक्ति अलग है, समाज अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो चौथी विशेषता जनरलिटी, सामान्यता पाई जाती है। इसमें सामान्यता पाई जाती है, हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का निर्माण करती है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के कारण जो है सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट सामने आते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो डर्कहाइम कहते हैं, उसको आप याद रखिएगा। सोशल फैक्ट को वस्तुओं की तरह लिया जाना चाहिए। एमिल डर्कहाइम सेज दैट sociologists should think about social fact as object। कहता है डर्कहाइम कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्य को एक ऑब्जेक्ट के रूप में समझना चाहिए। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो देखता है कि जो फिजिकल साइंस है उसमें जो वैज्ञानिक हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, किसी चीज़ का भी अध्ययन करना है, जैसे मछली का अध्ययन करना है, ठीक है, मेढक का अध्ययन करना है या और किसी चीज़ का अध्ययन करना है, तो क्या करते हैं, वो बाह्य जगत से प्रभावित नहीं होते हैं। उनका पूरा का पूरा फोकस मछली के जिस भी ऑर्गन्स पर या मेढक के जिस ऑर्गन्स पर या जो भी अध्ययन कर रहे हैं, पूरा फोकस उसी पर होता है, क्योंकि वो उसको एक वस्तु की तरह ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं। लेकिन चूंकि हम समाजशास्त्री हैं और हमारा जो अध्ययन है वो व्यक्तियों पर होता है, व्यक्ति की परंपराएं, व्यक्ति की संस्कृति, ठीक है, व्यक्ति का इंटरेक्शन, तो बहुत संभावना होती है कि हम इस सामाजिक चीज़ से प्रभावित हो जाएं। और जब सामाजिक चीज़ से प्रभावित हो जाएंगे तो हमारा जो रिसर्च है, हमारा कैलकुलेशंस जो है, हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत हो जाएगा। ये एमिल डर्कहाइम कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे अपनी ही जाति के लोगों का अध्ययन करना है तो जाहिर सी बात है मेरा कुछ झुकाव तो मेरी जाति के लोगों के प्रति रहेगा। हो सकता है कि उनकी कुछ बुरी बातों को मैं अपने अनुसंधान में नज़रअंदाज कर दूं, ठीक है। तो इसलिए एमिल डर्कहाइम कहता है सोशल फैक्ट को वस्तु के रूप में लेना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा दिखा दो। एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी। आपको इंडियन डेमोक्रेसी का अध्ययन करना है और पहले से ही आपने धारणाएं बना के रखी हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी धारणाएं बनी हैं कि भारतीय जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी है, भारतीय प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है बहुत अच्छी है, या आपने यह पूर्व धारणा बना के रखी है कि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली बहुत बेकार है। दोनों ही चीज गलत है। एमिल डर्कहाइम कहता है सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु की तरह लेनी चाहिए, अपनी सारी पूर्व धारणाओं को त्याग देना चाहिए और तब आपको जाकर अध्ययन करना चाहिए। देन यू विल फाइंड गुड रिजल्ट, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, ठीक है। चलिए बस इसमें इतना ही है। अब आगे आ जाते हैं
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वगैरह सब हो चुके हैं। अब आ जाते हैं रिलीजन के ऊपर। धर्म, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है एमिल डर्कहाइम ने अपनी किताब द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, उस किताब में दिया है। अब ये धर्म को कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, डर्कहाइम ने इससे पहले मैक्स मूलर और एक सिद्धांत था आत्मावाद, एनिमिज्म का थ्योरी था टायलर का, और ऐसे ही कई थ्योरीज को रिजेक्ट किया और उन्होंने एक नई थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलीजन। उन्होंने उसमें ये कहा कि जो धर्म है, धर्म समाज से उत्पन्न हुआ है और समाज ही वास्तविक देवता है। धर्म समाज से उत्पन्न हुआ है और समाज ही वास्तविक देवता है। धर्म की व्याख्या करते समय दो चीज इंपॉर्टेंट हैं। इसमें उन्होंने धर्म का जो सोशल फंक्शन है, धर्म का जो सोशल फंक्शन है उस पर भी बात रखी है, ठीक है। और एक चीज इन्होंने और कही है कि जो धर्म है समाज में सोशल सॉलिडेरिटी बढ़ाता है। सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब होता है सामाजिक प्रगाढ़ता, सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक एकता। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो मॉडर्न रिलीजन है और जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उस पे भी डिफरेंस किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप रिलीजन के बारे में देखेंगे, व्हेन यू विल थिंक अबाउट द रिलीजन, द मॉडर्न रिलीजन will be completely different than the traditional religion। जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा मॉडर्न रिलीजन में। आज रिलीजन जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, लेकिन प्रारंभिक समय में ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नैतिक समुदाय, मोरल कम्युनिटी। ये वर्ड कभी भी आएगा और पूछेगा कि मोरल कम्युनिटी वर्ड इज एसोसिएटेड विथ विच स्कॉलर। मोरल कम्युनिटी या नैतिक समुदाय शब्द किस विद्वान से संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा वो है एमिल डर्कहाइम। नैतिक समुदाय, मोरल कम्युनिटी। इंग्लिश में सब कुछ सही रहेगा, लेकिन हिंदी में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में कैसे फंसाता है, दो वर्ड यूज करता है, एथिकल और मोरल, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। एथिकल का मतलब भी नैतिकता से लगा लिया जाता है और मोरालिटी का मतलब भी नैतिकता से लगा लिया जाता है। क्या डिफरेंस है कभी बाद में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में आपको मोरल वाले में टिक करना है। मोरल कम्युनिटी, मोरल कम्युनिटी की बात की है एमिल डर्कहाइम ने, ठीक है। अब ये है क्या मोरल कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन बिलीफ। लोगों का समुदाय जो एक कॉमन बिलीफ को शेयर करते हैं, मतलब उनके सामान्य बिलीफ हैं, और ऐसे ही बिलीफ को जो कॉमन बिलीफ हैं और लोग एक दूसरे से उससे इंटरेक्ट होते हैं उस बिलीफ के कारण और उसी बिलीफ को धारण किए हुए हैं, इसे कहा जाता है मोरल कम्युनिटी, नैतिक समुदाय। एक जाति के लोगों में या एक आदिवासी समूह के लोगों में एक ही प्रकार का बिलीफ पाया जाता है, तो हम उसको मोरल कम्युनिटी या नैतिक समुदाय कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। दो चीज और कही है धर्म के संबंध में एमिल डर्कहाइम ने, सेक्रेड एंड प्रोफेन। धर्म को समझाते हुए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट और दे दी हैं। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और प्रोफेन का मतलब होता है साधारण या अपवित्र। उन्होंने कहा है कि धर्म में इन दोनों ही चीजों का बहुत महत्व होता है।
पवित्र चीज को हमेशा अपवित्र से दूर रखा जाता है। आप देखते होंगे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, सिनेगॉग में पवित्र चीज को हमेशा अपवित्र से दूर रखा जाता है। मतलब धार्मिक चीज में पवित्रता बहुत जरूरी है। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सेक्रेड एंड प्रोफेन। और कंफ्यूज कहां करता है एग्जाम में, मैं ये भी बता देता हूं। एग्जाम में बोल देता है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन ये वर्ड यूज किया है लुइस ड्यूमा ने। लेविस ड्यूमा जिसको आप कहते हैं, उसने यूज किया है पवित्रता और प्रदूषण। उसको हिंदी में बोलते हैं पवित्रता और प्रदूषण, इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, PURITY, प्योरिटी, पॉल्यूशन POLLUTION। These two words has been given by लुइस ड्यूमा। ध्यान रखिएगा, जब जाति को समझाया था लुइस ड्यूमा ने भारतीय संदर्भ में, तब यूज किया था पवित्रता और प्रदूषण, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। लेकिन सेम हिंदी आ जाती है कहीं कहीं पे, पवित्र अपवित्र, पवित्रता और प्रदूषण लिख देता है, लेकिन इंग्लिश में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यदि इंग्लिश में आता है सेक्रेड एंड प्रोफेन, तो सेक्रेड और प्रोफेन आंख मूंद कर लगा देंगे टिक, किसके ऊपर, डर्कहाइम के ऊपर। लेकिन प्योरिटी और पॉल्यूशन वर्ड यूज होगा तो किसके ऊपर आप लगाएंगे, लुइस ड्यूमा के ऊपर। तो सेक्रेड और प्रोफेन। धर्म में पवित्र को हमेशा अपवित्र से दूर रखा जाता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट। अब आगे आते हैं अपन धर्म के ऊपर एक और, धर्म का ही अध्ययन करते समय, ओरिजिन ऑफ रिलीजन की थ्योरी देते समय एक थ्योरी देते समय एक और कॉन्सेप्ट दिया है टोटम, TOTEM या TOTAM, टोटम। ये शब्द सन 1791 में 1791 में जे लॉन्ग LONG नाम के विद्वान ने दिया था। अब आप सोचेंगे टोटम क्या है। टोटम उनका एंसेस्ट्रल पुरुष होता है। एंसेस्ट्रल पुरुष मतलब पूर्वज। ऐसा माना जाता है कि जो टोटम होता है उसी से आपका ओरिजिन हुआ है। आपका मतलब आपकी पीढ़ी का ओरिजिन हुआ है। और ये जो टोटम है ये कुछ भी हो सकता है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी वस्तु। और जिस चीज को टोटम माना जाता है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। अगर कोई एनिमल है तो उसकी रक्षा की जाएगी, उसको बहुत ही पवित्र माना जाएगा, उसकी खाल को पवित्र माना जाएगा। तो ये है टोटम। और डर्कहाइम कहते हैं कि यही टोटम जो है प्रारंभिक जीवन के धर्म का आधार है। यही टोटम प्रारंभिक जीवन के धर्म का आधार है, और यही टोटमवाद के आधार पर धर्म की उत्पत्ति हुई है। एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि टोटम लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भावना जगा देता है। अब यदि एक ही समुदाय के लोग हैं, एक आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय के लोग मानते हैं कि फला चीज से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो इससे क्या होता है कि उनका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाता है, सामूहिक चेतना आ जाती है, और उसके लिए वो कोई भी प्रोग्राम करते हैं। और जब प्रोग्राम करते हैं तो सारे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सामूहिक प्रतिनिधान, समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता है वो चीज। तो इसे ही कहा गया कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। और यही जो है धार्मिक जीवन का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसका आधार था टोटम। और यही अब देखेंगे एक चीज और, प्रारंभिक जो धर्म था वहां पे आप देवी देवता नहीं देखेंगे, वहां पे आप देवी देवता नहीं देखेंगे। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर
बुद्ध के समय तक अब देवी देवता नहीं देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर सोचिए आप लगभग 2500 साल तक आपको देवी देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट चलता रहा होगा। ठीक है, बुद्ध ने भी सिर्फ 4 नोबल ट्रुथ बता दिए बस, और बाकी किसी देवी देवताओं की चर्चा नहीं की। 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य, और वो 4 आर्य सत्य क्या है वो आप पढ़ लेना, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और बता दूँ, ये टोटमवाद के आधार पर जो उन्होंने धर्म की व्याख्या की है, यह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर किया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि उनमें टोटम प्रथा प्रचलित है, और टोटम के आधार पर ही उन्होंने धर्म की व्याख्या की, और एक टोटम को मानने वाले लोग आपस में भाई बहन माने जाते हैं। ठीक है, और आपस में विवाह नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने चर्चा की सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सामाजिक तथ्य में आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, सब कुछ जनरल रूप से। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, बाह्यता और बाध्यता, एक्सटर्नैलिटी और कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, फिर हम यदि आगे आएंगे तो आपको याद रखना है वस्तुओं के रूप में माना है। एमिल डर्कहाइम ने तथ्यों को वस्तुओं के रूप में माना है। फिर जब धर्म में आएंगे तो सेक्रेड एंड प्रोफेन। मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज कहाँ किया जाएगा, प्योरिटी और पॉल्यूशन से। तो ध्यान रखना, प्योरिटी और पॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पवित्रता और प्रदूषण, ऐसा करके बोलते हैं। तो प्योरिटी और पॉल्यूशन लुइस ड्यूमा का है, लेकिन सेक्रेड एंड प्रोफेन किसका है, पवित्र और अपवित्र। किसका, सेक्रेड और प्रोफेन इंग्लिश में याद रखिए, किसका है, एमिल डर्कहाइम का। फिर मोरल कम्युनिटी क्या है मैंने आपको बता दिया है। बस टोटम याद रखिएगा, टोटम क्या है मैंने अब ये भी बता दिया है आपको। और धर्म का आधार क्या है, टोटम की व्याख्या, उसी के आधार पर उन्होंने प्रारंभिक धर्म को निर्धारित किया है। ठीक है, और अरुंठा जनजाति याद रखिएगा। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, इतना ही है। चलिए, और कुछ मुझे मिलेगा नया तो मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।